बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सवालनामा। सोनो टीवी पर मैं हूं बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन। दो तीन खबरें हैं। एक तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के रिमार्क्स डिस्कस हो रहे हैं आज सारा दिन मीडिया में, जिसमें उन्होंने नैब तरमीमी जो अमेंडमेंट्स हैं उसका जो केस है उसमें समाअत के दौरान उन्होंने कहा कि रिटायरमेंट से पहले शॉर्ट और स्वीट ऑर्डर इसमें देंगे। तो इसके ऊपर बात करेंगे कि उसके पॉसिबल इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं और उसके नताइज क्या हो सकते हैं। दूसरा परवेज़ इलाही साहब का मामला है। लाहौर हाई कोर्ट पहले उनकी रिहाई का हुक्म दे चुकी थी और उसके बाद फिर उनका अरेस्ट हुआ था अपने घर के बाहर से और इस्लामाबाद पुलिस उनको पकड़ के ले गई थी। फिर खबर ही आई थी कि अटक जेल में उनको रखा है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी रिहाई का हुक्म दिया और उसके बाद उनकी रिहाई हुई, लेकिन थोड़ी देर बाद दोबारा इस्लामाबाद पुलिस ने उनको किसी दहशतगर्दी से मुतल्लिका मुकदमे में अरेस्ट किया है। और लाहौर हाई कोर्ट ने आज वो केस जिसके हवाले से कल ये खबर चल रही थी कि वो कॉज लिस्ट में से वो केस निकल गया है, वो केस आज लाहौर हाई कोर्ट में दोबारा टेकअप भी हुआ है और उस पर सुनवाई भी हुई है। और जस्टिस विकास रऊफ़ हैं लाहौर हाई कोर्ट के, जिन्होंने कल के लिए कहा है आईजी इस्लामाबाद को और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को कि वो परवेज़ इलाही को बाजियाब करके वहाँ पे पेश करें। तो अब एक तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला है, दूसरी तरफ लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला है और तीसरी तरफ परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो इस वक्त एक दहशतगर्दी के मुकदमे में इस्लामाबाद में किसी थाने में इस वक्त हिरासत में है। तीसरी बात करेंगे वकला जो हैं, पाकिस्तान बार काउंसिल की तरफ से एक ख़बर अभी चल रही थी थोड़ी देर पहले कि जी 9 सितंबर को पूरे मुल्क में हड़ताल होगी और कोई भी वकील किसी भी अदालत में पेश नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान बार काउंसिल का मुतालबा है कि इंतखाबात वक्त पर कराए जाएँ। क्या इससे कोई फ़र्क पड़ता है? क्या पाकिस्तान बार काउंसिल के एक दिन हड़ताल की कॉल दे देने से कोई फ़र्क पड़ता है? क्या पाकिस्तान बार काउंसिल की एक दिन हड़ताल की कॉल दे देने से कोई वकला इत्तेहाद होगा या कोई तहरीक होगी? इससे कोई भी फ़र्क पड़ेगा? क्योंकि वकला में जो अदरवाइज़ एक पॉलिटिकल डिवीज़न आपको नज़र आती है पाकिस्तान में, वो सियासी तकसीम इस वकला कम्यूनिटी के अंदर भी नज़र आती है, सियासी बुनियादों पर धड़ेबंदी है। और पाकिस्तान बार काउंसिल के जो ओहदेदारान हैं उनका भी एक पॉलिटिकल इंक्लिनेशन आपको आज़म नज़ीर तारड़ जो कि साबिक हुकूमत में साबिक वज़ीर कानून रह चुके हैं, एहसन बून साहब, उनकी तरफ नज़र आती है। तो क्या इन हालात में इस स्ट्राइक से कोई फ़र्क पड़ेगा और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है क्या वो कोई किसी किस्म का कोई दबाव लेगा? इस पर भी बात करेंगे। मेरे साथ जो मेहमान हैं उनका तारुफ़ कराता हूँ। सहर कामरान साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, आपका बहुत शुक्रिया में ज्वाइन करने के लिए। मेजर रिटायर्ड खुरम रोकड़ी साहब है, रहनुमा इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, आपका बहुत शुक्रिया में ज्वाइन करने के लिए। और सेनेटर हमायूं मोहम्मद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, आपका बहुत शुक्रिया में ज्वाइन करने के लिए। इलेक्शंस के हवाले से निगरान वज़ीर आज़म ने क्या कहा, ये भी आपको सुनवा। CP is the one responsible for giving us a date for whenever the elections are going to happen. Are you confident that your caretaker government is going to be here just for the 6 months that you mentioned? I have not even mentioned 6 months. But anyways. Just say 6 months in your... No, it could be. Okay. Or less than that. तो उन्होंने ये जवाब दिया है कि मैंने 6 महीने का जिक्र ख़ुद से तो नहीं किया, लेकिन इससे पहले एक जगह पे मीडिया टॉक करते हुए ये कह चुके हैं कि इंतखाबात जो हैं वो कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक होंगे और अगर सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से कोई फाइंडिंग देगा तो उस फाइंडिंग को ओबे किया जाएगा। सारी सूरत हाल पर बात करेंगे, लेकिन पहले एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद मेहमानों के साथ गुफ्तगू का आगाज़ करें। वेलकम बैक टू सवालनामा। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। रोकड़ी साहब, ये फरमाइएगा कि ये जो पाकिस्तान बार काउंसिल की तरफ से अभी ये ख़बर आई है कि वो कहते हैं जी वकला 9 सितंबर को पूरे मुल्क में मुल्क गिर हड़ताल करेंगे और किसी भी अदालत में वकला पेश नहीं होंगे और जो डिमांड है वो इंतखाबात के हवाले से है। आपको लगता है कि मौजूदा सूरत हाल में, जबकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक नोटिफिकेशन इशू कर चुका है जिसमें पहले उन्होंने कहा था कि मिड दिसंबर तक नई मरदमशुमारी मुकम्मल होगी, अब कोई 30 नवंबर की डेट दे रहे हैं और उसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को भी हम ये कहते हुए सुन चुके हैं कि फरवरी तक इंतखाबात हो जाएंगे। इस तरह की किसी कॉल से कोई फ़र्क पड़ेगा? आपको लगता है कोई इंतखाबात जल्दी हो जाएंगे? एहतशाम जी, 2 सफ़ों का उन्होंने एक बड़ा लेटर जारी किया है और उसमें इंतखाबात एक चीज़ है और उसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने लिखी हैं जी। और जो पहली चीज़ समझ आती है इस सारी चीज़ की, और कुछ दिन पहले से
कुछ खास वकला का ये बयान करना कि हम पेशावर से ये निकालेंगे और ये करेंगे, ये एक खास पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से इसके इशारे जाके मिलते हैं और वो पॉलिटिकल पार्टी इस चीज को प्रोवोक कर रही है और ये यानी कुछ चीज क्लियर नजर नहीं आ रही, इसके अंदर एम्बिग्यूटी है और इसके अंदर इस चीज को मैं तो किसी सूरत में भी एक अच्छी इंटेंशन के साथ किसी मूव को नहीं देख रहा। दूसरी चीज, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक खुद मुख्तार इदारा है और पार्लियामान ने उसको इख्तियार दे रखा है और उसका काम है इलेक्शन कराना। अब वकला का इस वक्त ये प्रेशर ग्रुप क्रिएट करके, अब वो 2 सफ़े जो अभी इन्होंने शाया किए हैं और वो 2 सफ़ों को अगर आप कंप्लीट पढ़ें तो आपको समझ आ जाएगी कि एम कुछ और है। अब इसको किस तरीके से हुकूमत वक्त डील करती है और पब्लिक ऑफ पाकिस्तान को कैसे किसी भी इंतशार से बचाना और किसी भी ऐसी सूरत हाल की तरफ मुल्क को ले जाने से रोकना कि जो कोई भी इंतशार या कोई भी ऐसी चीज को प्रमोट करे जिससे इदारों को मसाइल का सामना हो और वो जो इंतखाब कराना चाहते हैं, जो प्रोसेस है इंतखाब का, उस प्रोसेस में किसी किस्म की कोई चीज आकर उसको डीरेल करे। दिस इज टू बी अंडरस्टूड। जी एहतिशाम। सहर कामरान साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी पिछले दिनों में 90 दिन में इंतखाबात की डिमांड की है, वकला भी यही डिमांड करें पाकिस्तान बार काउंसिल, तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एकदम क्या हुआ? वो पहले जब मरदमशुमारी वाली बात हो रही थी काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में, चीफ मिनिस्टर सिंध ने वोट भी दिया कि जी ठीक है पहले मरदमशुमारी होनी चाहिए, उसके बाद मरदमशुमारी में इलेक्शन कमीशन ने कहा जी 4 महीने लग जाएंगे। अब ऑल ऑफ अ सडन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सीम्स टू बी द चैंपियन ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शंस एंड रूल ऑफ लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन एंड ह्यूमन राइट्स। खैर ह्यूमन राइट्स तक अभी बात नहीं पहुंची है, लेकिन मुझे लगता है जल्द वो भी पहुंच जाएगी, उसके ऊपर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोबारा चैंपियन बनेगी। तो जब खुद के साथ लगे कि यार अब हम इक़्तिदार से दूर हैं, तभी हमने असूली मौक़िफ़ को इख्तियार करना होता है। नहीं, एहतिशाम, पीपल्स पार्टी हैज ऑलवेज बीन द चैंपियन ऑफ डेमोक्रेसी एंड वी विल ऑलवेज रिमेन द चैंपियन ऑफ डेमोक्रेसी। देखिए, बात ये है कि पीपल्स पार्टी का हमेशा से एक असूली मौक़िफ़ रहा है और हम हमेशा आइन के साथ खड़े हुए हैं और आइनी मुद्दत में इंतखाबात ना सिर्फ आज के वक्त की ज़रूरत है, आइनी ज़रूरत है, बल्कि जिस किस्म के हालात से मुल्क जो है आज दो चार है, उसका वाहिद हल जो है वो बर वक्त आइनी मुद्दत में इंतखाबात है। बिल्कुल आपने सही कहा कि पीपल्स पार्टी ने वोट दिया। जब पीपल्स पार्टी, तो आपको पता है पीपल्स पार्टी का शुरू से ये मौक़िफ़ ये था कि ये वक्त असेंबलियां अपनी मुद्दत कंप्लीट करें और 60 दिनों में इलेक्शन हो जाए। लेकिन जब ये सामने रखा गया कि ये हो सकता है कि अगर हम नई मरदमशुमारी को नोटिफाई कर दें तो कोई नशिस्तों में रद्द-ओ-बदल नहीं होगा और 2 दिन पहले जो है अगर असेंबलियां डिसॉल्व हो जाए तो 90 दिन मिल जाएंगे, तो पीपल्स पार्टी ने उसको एक लार्जर इंटरेस्ट पे एग्री किया। अब इलेक्शन कमीशन का एक ही काम है, इलेक्शन कमीशन का काम है कि हर वक्त तैयारी करे, इलेक्शन का इनेकाद कराए। तो मैं ये समझती हूँ जितने रिलैक्स मोड में इलेक्शन कमीशन है उसकी जरूरत नहीं थी कि पहले 8-10 दिन आप जो है उसके बाद सीसीआई की मीटिंग के बाद आप जो है वो जाया करते, फौरी तौर पर तैयारी करनी चाहिए थी। पर अभी भी मैं समझती हूँ जहां उन्होंने कुछ दिन कम किए हैं, थोड़ी सी अपना जो है वर्किंग आवर्स बढ़ाएं और बर वक्त जो है जो हल्का बंदियां हैं उनको मुकम्मल करें और बर वक्त जो है वो मैं ठीक है जी, ठीक है, मैं आता हूँ आपकी तरफ दोबारा वापस आता हूँ। पाकिस्तान बार काउंसिल से हारून रशीद साहब हमारे साथ हैं। हारून साहब ज्वाइन करने के लिए, ये जो एक प्रेस रिलीज़ आया पाकिस्तान बार काउंसिल की तरफ से जिसमें 9 सितंबर को हड़ताल की कॉल दी गई है और ये कहा गया है कि किसी भी अदालत में कोई भी वकील पेश नहीं होगा क्योंकि बर वक्त इंतखाबात चाहती है वकला कम्युनिटी या पाकिस्तान बार काउंसिल। इसके ऊपर थोड़ी रोशनी डाल दें और क्या अज़ाइम है इसके पीछे और क्यों आपने ये प्रेस रिलीज़ जारी किया है, और अगर ये डिमांड नहीं मानी जाती है तो उस सूरत में क्या होगा, क्या करेंगे वकला? थैंक यू सर। एक्चुअली ये हमने पाकिस्तान बार काउंसिल ने एक मीटिंग बुलाई थी जिसमें सारी प्रोविंशियल बार काउंसिल भी थी, उनके वाइस चेयरमैन और चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटीज थे और हाई कोर्ट के प्रेसिडेंट थे और हमारा यही 3-4 एजेंडा थे। पहला एजेंडा यही था कि कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक 90 डेज प्रोवाइडेड है और प्रेसिडेंट को चाहिए कि वो 90 डेज के अंदर की डेट अनाउंस करें ताकि जनरल इलेक्शन हो और मुल्क एक आईनी तौर पर आगे चल सके। इसलिए कि मईशत की तबाही हुई है, लोग महंगाई से बहुत ज़्यादा परेशान हैं और महंगाई की सूरत आपके सामने ही है और इस तरह के जो मामला थे उनके लिए हमने किया है और हमने इसलिए स्ट्राइक की है कि
कि पूरे मुल्क के वकला जो हैं वो बाहर निकलेंगे, अपनी अपनी बारों में इजलास करेंगे, रैलीज निकालेंगे, ताकि हमारा जो आईनी एक राइट है उस पर अमल दरामद किया जाए, जो कि इख्तियार सिर्फ प्रेसिडेंट के पास है कि वो डेट अनाउंस करे। अच्छा, तो ये किसी सियासी जमात के सियासी दबाव या कहने में आके आप लोगों ने ये फैसला किया है? क्योंकि अभी खुर्रम रोकड़ी साहब कह रहे थे कि मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह का कोई मामला है कि किसी एक सियासी जमात का जो पॉलिटिकल एजेंडा है उसको फ़रोग़ दिया जा रहा है, इसके ज़रिए से ये जो वकला सामने आए। पूरे पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन थी, या तो ये कोई रिकॉर्ड हो कि हमारा किसी पॉलिटिकल पार्टी से तल्लक है और हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडे को लेकर चल रहे हैं, ये ऐसी कोई बात है तो वो सामने आनी चाहिए। अगर ऐसी नहीं है तो वो इंडिपेंडेंट राय आई है और यूनानिमसली ये डिसाइड हुआ है, पूरे पाकिस्तान के ओहदेदार शामिल थे, उन्होंने कहा जी जो आइन के मुताबिक 90 दिन है और 90 दिन के अंदर प्रेसिडेंट अनाउंस करे डेट। तो एक दिन की हड़ताल से तो मेरा नहीं ख्याल कोई फर्क पड़ेगा। एक दिन की हड़ताल से क्या फर्क है? हड़तालें तो होती रहती हैं बार काउंसिल्स में, वो कई दिन भी चलती हैं। ये एक मुल्क की हड़ताल है और अगर इसके यानी कि जब हमारी स्ट्राइक होगी उसके जल्द इस पे अमल दरामद नहीं किया जाता तो हम फिर नया लाएमल तय करेंगे। नया लाएमल तब तय करेंगे, लेकिन अभी आपको लगता है कि एक दिन की हड़ताल से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 90 दिन में इंतखाबात करा देगा? डेफिनेट नहीं, इलेक्शन कमीशन की बात नहीं कर रहा मैं, प्रेसिडेंट को कहता हूँ कि प्रेसिडेंट डेट अनाउंस करे। सर, प्रेसिडेंट के इख्तियार को तो मौजूदा हुकूमत की लॉ मिनिस्ट्री मान ही नहीं रही है और इलेक्शन कमीशन भी नहीं मान रहा है, तो प्रेसिडेंट अगर डेट अनाउंस मिसाल के तौर पे कर भी देते हैं, इलेक्शंस तो फिर भी ईसीपी ने कराने हैं, तो ईसीपी जी आप खुद एक वकील हैं, आप ये समझते हैं कि जब आइन में एक चीज है तो इलेक्शन कमीशन का या इलेक्शन एक्ट या उसके रूल्स जो हैं वो तो आइन प्रिवेल करेगा, एक्ट तो नहीं काम करेगा, इसलिए वो उनका अपना काम है। लेकिन जो आईनी जिम्मेदारी है वो 90 डेज है और प्रेसिडेंट साहब जो है वो डेट अनाउंस करेंगे, तो फिर देखेंगे अगर फिर डेट अनाउंस होती है और अगर इलेक्शन नहीं होता तो हम उसके भी हक में बोलेंगे कि अगर डेट अनाउंस हो चुकी है तो इलेक्शन होना चाहिए। ओके, ठीक है। वो बहरहाल मेरी तो जो भी राय है वो अपनी जगह पे है ना जी, लेकिन मेरी राय से तो फर्क नहीं पड़ेगा। इलेक्शन तो इलेक्शन कमीशन ऑफ, मैं आपसे एग्री करता हूँ, मेरा इस चीज़ के ऊपर मैं बहुत क्लियर हूँ पर्सनली कि अगर आइन के आर्टिकल 48 सब आर्टिकल 5 में प्रेसिडेंट ने डेट अनाउंस करनी है तो कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड और उसके मुताबिक उनको वो करनी चाहिए, और कोई भी एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट इज़ नॉट सुपीरियर टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री। आई एग्री विद दैट, बट द पॉइंट इज़ कि इलेक्शन कमीशन इस बात को नहीं मान रहा। प्रेसिडेंट अनाउंस कर भी देंगे तो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये कहता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं जी हम तो मान ही नहीं रहे आपकी इस बात को, तो उस सूरत में फिर एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है। हमने नया लाएमल तय करना है कि अगर प्रेसिडेंट साहब अनाउंस करते हैं और इलेक्शन नहीं होता तो फिर हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, पाकिस्तान बार कौंसिल जाएगी कि ये 90 डेज अगर अनाउंस हो चुके हैं तो इसमें इलेक्शन होगा। ठीक है हुमायूं साहब, इलेक्शंस वकला पाकिस्तान बार काउंसिल की तरफ से मुतालबा है जी कि 90 दिन में होने चाहिए। आप सुन ही रहे थे हारून रशीद साहब को, वो कहते हैं जी प्रेसिडेंट डेट अनाउंस करें। अभी कल के शो में ये डिस्कशन हो रही थी मेरे, और उससे पहले भी ये डिस्कशन होती रही है कि पता नहीं प्रेसिडेंट 9 सितंबर के बाद कंटिन्यू करेंगे या नहीं करेंगे, क्या प्रेसिडेंट रिज़ाइन दे देंगे या फिर वो कंटिन्यू करेंगे अनलेस एंड अनटिल नए प्रेसिडेंट आकर ओथ उठाते हैं। कुछ लोगों का ख्याल ये है कि आरिफ अलवी साहब रिज़ाइन कर देंगे और चेयरमैन सेनेट एक्टिंग प्रेसिडेंट बन जाएंगे, और फिर कुछ लोग आरिफ अलवी साहब को पीटीआई से जोड़ते हैं और वो कहते हैं कि वो रियासत के सदर के तौर पर नहीं सोच रहे बल्कि एक पार्टी वर्कर के तौर पर सोच रहे हैं। तो इन हालात में अगर वो इलेक्शन की डेट अनाउंस करते हैं तो आपके ख्याल में उससे पीटीआई को कोई फ़ायदा होगा या सदर साहब को नुकसान होगा? और दूसरा सवाल ये है कि क्या वो रिज़ाइन करने जा रहे हैं या वो कंटिन्यू करेंगे आपके ख्याल में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले सॉरी जी मैं ज़रा लेट हो गया था। अच्छा इस तरह है एहतशाम साहब, मैं कैसे देखता हूँ, प्रेसिडेंट साहब आईनी तौर पे उस वक्त तक रहते हैं जब तक अगला सदर मुंतखब नहीं हो जाता। तो एज फार एज आई एम कंसर्न प्रेसिडेंट हो जाता है या फिर जो स्पीकर्स होते हैं ये कंटिन्यू करते हैं जब तक अगले ना आ जाएं।
ठीक है, जबकि सेनेट के चेयरमैन के लिए वो नहीं है, वो हट जाते होते हैं, बाकी चीजें हो जाती है, लेकिन ये लोग रहते हैं जब तक अगला नहीं आता। एक बात। अब दूसरी बात, आप लोगों ने अभी बात की थी कि किसके पास इख्तियार है डेट अनाउंस करने का। जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, जो आर्टिकल 48 है, जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 48 है, वो बेसिकली बताता है जो प्रेसिडेंट है वो एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर के लिहाज से वो पूरा जो आर्टिकल है वो उस रेफरेंस से है। उसमें जो नंबर 5 वाला है उसमें वो कहते हैं कि इन स्पाइट ऑफ के व्हाट इज इन नंबर 1, जिसमें उन्होंने कहा है कि प्राइम मिनिस्टर की उस पर ये असेंबलीज डिसॉल्व हो जाएंगी। फिर उन्होंने कहा है कि प्रेसिडेंट शैल गिव द डेट फॉर द इलेक्शंस, नेक्स्ट इलेक्शन विद इन 90 डेज। अच्छा, अब अगर हम फॉर द टाइम बीइंग, मेरी नज़र में फॉर द टाइम बीइंग हम मान लेते हैं कि ये इख्तियार प्रेसिडेंट नहीं करता और ये इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास चला जाता है, तो उसका इख्तियार है डेट देना। उसका इख्तियार नहीं है कि वो 90 डेज से बाहर की डेट दे, उसने भी 90 दिन के अंदर की डेट देनी है। इलेक्शंस 90 दिन के अंदर होंगे, डेट जो मर्जी दे दे। मेरी नजर में अगर इलेक्शन कमीशन डेट देना चाहता है, 100 बिस्मिल्लाह दे दे, नवंबर 19 से या 18 नवंबर से पहले की डेट दे दे। अगर प्रेसिडेंट देना चाहता है, नवंबर 18-19 से पहले की डेट दे, ताकि जब ये असेंबली डिसॉल्व हुई थी अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 224(2), उस लिहाज से विद इन 90 डेज इलेक्शंस हो जाने चाहिए। चलें, बहरहाल आपके जराए, आपकी इंफॉर्मेशन क्या कहती है? प्रेसिडेंट आरिफ अलवी रिजाइन करने जा रहे हैं या वो कंटिन्यू करेंगे आपके ख्याल में 9 सितंबर के बाद? सर मुझे नहीं मालूम कि वो करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि उनको रिजाइन नहीं करना चाहिए। उनका ये आईनी ओहदा है, वो उनको इजाजत देता है कि वो आगे तक जाए। और मैं समझता हूँ बड़ा पढ़ा लिखा आदमी है, सुलझा हुआ आदमी है। बाकी रह गई बातें, वो लोग तो बहुत सारी बातें करते रहते हैं। हम किन किन लोगों की बातें सुनेंगे? वो कहते हैं ना, द डॉग्स कीप बार्किंग एंड द कैरावन मूव्स ऑन। तो आप लोगों की बातों के ऊपर नहीं करते, आप अपने मंजिल की तरफ आराम से चलते। हारून साहब मुझे ये बताइएगा, और ये आईनी होता है। हारून साहब आपकी क्या राय इस हवाले से? ये प्रेसिडेंट जो है वो कंटिन्यू करने चाहिए उन्हें कॉन्स्टिट्यूशनली जब तक कि नए प्रेसिडेंट ओथ नहीं लेते हैं, और उसके लिए सर्टनली इलेक्शंस होना ज़रूरी है क्योंकि देयर इज़ नो नेशनल असेंबली एट द मोमेंट, अभी तो कोई है ही नहीं। तो वो कंटिन्यू करेंगे या वो रिज़ाइन कर दें 9 सितंबर अपनी मुद्दत मुकम्मल होने के बाद? कि वो रिजाइन कर दें कॉन्स्टिट्यूशनली, तो वो तब तक प्रेसिडेंट रह सकते हैं जब तक वो नए सदर साहब नहीं आ जाते। लेकिन देखना ये है कि वो एक पार्टी के इंटरेस्ट में, आज तक अगर कोई प्राइम मिनिस्टर ओथ लेता है, इन्होंने ओथ लिया हुआ है कि मैं आइन के मुताबिक अपने फराइज अंजाम दूंगा। ठीक है, आपने देखा होगा कि जब केयर टेकर जब नो कॉन्फिडेंस हुआ तो एक प्राइम मिनिस्टर नए आए शहबाज शरीफ साहब, तो उनसे उन्होंने ओथ ही नहीं लिया जो उनकी आईनी जिम्मेदारी थी। वो आईनी जिम्मेदारियां पूरी करने में फेल है। इसलिए ये मैं नहीं कहता कि वो रिजाइन करें, लेकिन अपने आइन के मुताबिक अपनी ड्यूटीज और जो ओथ उन्होंने लिया वो उसके मुताबिक काम करें। तो ये आप कह रहे हैं कि अगर वो इलेक्शंस की डेट देते हैं तो वो एन आइन के मुताबिक ही होगा? जी डेफिनेटली। अब वो आपकी नजर में आइन के मुताबिक होगा? मेरे ख्याल में रोकड़ी साहब अगर मुझे सुन रहे हैं उनकी नजर में शायद वो कानून के मुताबिक नहीं है। मेरी नजर नहीं है। देखें, आइन जो है वो मेरी नजर तो नहीं, मैं तो आइन की 4485 के तहत, आप भी समझते हैं कि उसके तहत इलेक्शन, या तो अदरवाइज। मैं वैसे ये जानने की वो आप पाकिस्तान बार काउंसिल को क्या एकदम हुआ, मतलब पाकिस्तान बार काउंसिल इतनी एक्साइटेड कैसे हो गई एकदम कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात हो? इतना कुछ हुआ है इस मुल्क के अंदर। वैसे बाय द वे आपस की बात है हारून साहब, ये वकील करके मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, तो आप तो बड़े मजे से सुकून से सो ही रहे थे, एकदम क्या हुआ ये प्रेस रिलीज और जी 90 दिन में इंतखाबात और मुल्क गिर हड़ताल और कोई वकील पेश नहीं होगा अदालत में? हुआ क्या आपको? देखें, बात सुने, जब बिजली के बिल इस तरह आए कि अवाम सारी चीख पड़े और गैस की ये पोजीशन हो और पेट्रोल किधर चला गया है, तो मैशत की क्या पोजीशन है, तो इसलिए मैं तो वकीलों का काम तो नहीं है मैशत? हम सारों ने बैठकर वकीलों का क्या काम है मैशत सर? वकीलों का काम तो आइन है, रूल ऑफ लॉ है, इंसानी हकूक है। हमारा काम है आइन और कानून का साथ देना। जी 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 जी। तो अब आप आइन और कानून का साथ देने लगे? डेफिनेटली, हमने पहले भी दिया था, अभी देंगे। पहले कब दिया था आपने?
हमने हर दफा दिया है, जब भी हमारी जरूरत पड़ी हमने तो आइन और कानून के बाहर बात कोई नहीं की। बाहर बात नहीं की? नहीं नहीं, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आई एम सॉरी इफ आई साउंड लिटिल फैसिनेटेड अबाउट दिस, लेकिन आजम नज़ीर तारड़, एहसन भून साहब, मेरे तो बड़े मतलब कि अच्छे ताल्लुकात हैं दोनों से ही, और मेरे दोनों बड़े भाइयों की तरह ही हैं। जी जी तो आपके भी भाइयों की तरह ही हैं ऑफ कोर्स, इंशाल्लाह। ऐसे ही है ना सर? अब बिल्कुल यही अपना ग्रुप तो एक ही है ना, आपका, तारड़ साहब का, भून साहब का। जी बिल्कुल। तो अब तारड़ साहब तो साबिक वफाकी वजीर कानून रहे हैं पिछली हुकूमत में, और नून लीग अभी नहीं चाह रही है कि फौरी तौर पे इंतखाबात हों, और ये जो सियासी तकसीम है इसका असर हमने वकला कम्युनिटी के ऊपर भी देखा और बार काउंसिल्स की पॉलिटिक्स में भी देखा। लेट्स बी ऑनेस्ट हारून साहब, जी जी तो उस सूरत में कि ग्रुप अपना वही है, लेकिन उसके बावजूद अब बात आप कर रहे हैं दूसरी साइड वाली कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात होने चाहिए, तो ये मुझे समझ नहीं है क्या हुआ, क्या डेवलपमेंट क्या हुई है? नहीं, मैंने आपको बताया है ना कि मौजूदा सूरत हाल जो क्राइसिस बने हुए हैं मुल्क में, इनका वाहिद हल है कि इलेक्शन हो, और इलेक्शन हम कोई गैर कानूनी या गैर आईनी डिमांड नहीं कर रहे, हम यही कहते हैं कि आइन के मुताबिक इलेक्शन हो, तो ताकि मामला जो इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी वो करेगी। ये जो गवर्नमेंट बैठी हुई है केयर टेकर, इनके पास तो इख्तियार ही कोई नहीं है। ठीक हो गया सर। रोकड़ी साहब, ये तो कोई, आप सुन रहे हैं, वो कहते हैं कि इलेक्शंस होंगे तो मसाइल हल होंगे, इस हुकूमत के पास कोई इख्तियार नहीं है, 90 दिन से ऊपर इनकी कोई कानूनी आईनी हैसियत नहीं है, इस वजह से वकला अब मैदान में आ गए। कल रात को वकला को ये ख्वाब आया सर हमारे भाइयों को, और ये मैदान में आ गए। और देखें एहतशाम, चीजें बड़ी क्लियर हैं, हम सबको मालूम है कि कौन कहाँ पे क्या खेल रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन कैसे बात को तोड़कर कैसे कहाँ ले जाता है, चीजें बड़ी एविडेंट है। मुझे हैरानगी उस वक्त होती है कि जब इलेक्शन की बात हो रही होती है, और जो इलेक्शन जिससे इस आमत उन्नास को फायदा है, और जो जिस इलेक्शन की आम पब्लिक को अशद जरूरत है, और जिसका आइन हुक्म देता है कि सबसे पहले वो इलेक्शन करो, जो लोकल बॉडी गवर्नमेंट है, उसके ऊपर सब खामोश हैं, क्योंकि उसके अंदर अवाम का फायदा है और उसके अंदर एक स्पेसिफिक ग्रुप का फायदा नहीं है। बात यह है कि ये जो कल इन्होंने एक लेटर आज का निकाला है, ये एक पॉलिटिकल एजेंडा है, और वाज़े एजेंडा है, और इनके जो पॉलिटिकल एजेंडा रखने वाले वकील हैं वो 2 दिन से इस चीज का ऐलान कर रहे हैं कि हम ये काम करने लगे हैं। पाकिस्तान बार कौंसिल बीइंग फैमिली, जहाँ पे मेरे वालिद एक मैं फख्र करता था कि मैं एक बहुत बड़े वकील का बेटा हूँ, और मैं इस काले कोट को और काले कोट की जो हुर्मत है इसके अंदर, बल्कि किसका पॉलिटिकल एजेंडा टॉक कर रहे हैं आपके ख्याल में? किसका पॉलिटिकल एजेंडा? आई एम 100% एक रॉन्ग एक मूवमेंट है जिसको पाकिस्तान को कमजोर करने के लिए, और सबसे बड़े इदारे किसका? मिसाल के तौर पे तो पीपल्स पार्टी भी कह रही है कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात होने चाहिए। सर मैं वही कह रहा हूँ, वो कहते हैं पॉलिटिकल पार्टीज हैं, व्हाई शुड दे बी कमिंग राइट नाउ? कल रात को इनको क्यों होश आ गया? ओ सर, कल रात को आए, परसों रात को आए, 3 दिन पहले आए, या अभी भी ना आए? उनकी मर्जी, उन्हें जब मर्जी होश आए, उनका दिल किया, उन्हें याद आया कि जी आइन है इस मुल्क में, जी वो कहते हैं इलेक्शंस होने चाहिए 90 दिन के अंदर, लिखा हुआ आइन के अंदर तो होने चाहिए। और आप मुझे ये बताएं कि आप इलेक्शंस के खिलाफ क्यों हैं अगर ये जमहूरियत है तो? मैं एहतशाम जी इलेक्शन के खिलाफ नहीं हूँ, मैं मौजूदा सूरत हाल और तमाम चीज को देखते हुए, जिस क्राइसिस का शिकार आपकी इस वक्त इकोनॉमी है, जो आपकी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, जो डिवीजन पैदा कर दी गई है इस कौम के अंदर, और जो पॉलिटिकल पार्टीज को कमजोर कर दिया गया, मैं एक पॉलिटिकल, आपके ख्याल में काकड़ साहब निकाल सकेंगे इस क्राइसिस में से? जी सर, काकड़ साहब निकालेंगे इस क्राइसिस में से अगर इलेक्शन मिसाल डिले होते हैं? मैं ये कह रहा हूं, मैं तो कायल हूं कि हम तमाम पॉलिटिकल पार्टी रखें, और ये हमारे वकला भाई हमारा साथ दें, और ये कहें कि जी इंतखाब से कबल एक कड़ा एहतसाब कर दो और चुन दो, इनमें से जो करप्ट अनासिर है उनको निकाल दो और पॉलिटिकल पार्टीज को पाक कर दो, और उसके बाद इलेक्शन की तरफ चले। कौन करेगा वो एहतसाब? सवाल ये है कि एहतसाब करेगा कौन? सुने ना सर, मेरी ख्वाहिश तो है ये, एहतसाब करने वाले इदारे भी मौजूद हैं, एहतसाब ब्यूरो भी मौजूद है, और आपको और मुझे भी पता है कि हम जैसे पॉलिटिकल पार्टीज आते हैं, हम इदारों को कमजोर करके दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को विक्टिमाइज करते हैं, और इसी सूरत में हमने इस्तेमाल किया
क्यों ना आज हम इकट्ठे हो जाएं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज और ये वकील बरादरी हमारे साथ कल खड़ी हो जाए, बल्कि ये हम पर जोर डाले कि तुम इलेक्शन में जाने से पहले कड़ा एहतसाब के अंदर से गुजर के जाओ और तुम्हारे अंदर जो कितनी देर में ये आपका एहतसाब हो जाएगा? लगभग कितने अरसे में हो जाएगा? मैं कह लगभग कितने अरसे में आपका ये कड़ा एहतसाब हो जाएगा, ताकि फिर हम इंतखाब भी कर लें? आइन में लिखा ही हुआ ना। डिजिटलाइज दौर है एहतशाम जी, हर चीज नॉट मोर देन 3 months, नॉट मोर देन 3 months में आपका कड़ा एहतसाब हो जाए। ठीक, इन वकीलों का तो काम था, ये कहते कि स्पेशल अदालतें लगाओ, हम मुफ्त वकील होंगे और कड़ा एहतसाब कर दें। स्पेशल अदालतें ही हैं पहले भी, नैब की जो कोर्ट्स हैं सर, दे आर स्पेशल कोर्ट। इनको तो चाहिए था कि ये कहते कि हम नैब के अंदर बड़े से बड़े वकील पेश होंगे, आप नैब को हम फैसिलिटेट करेंगे, आप आए और एहतसाब कर दें। ठीक है, और किस किस का एहतसाब होना चाहिए यहाँ पे आपके ख्याल में? मतलब कि चीनी माफिया का भी एहतसाब हो जाना चाहिए। चीनी की कीमत बड़ी आगे चली गई सर, 220 रुपए फी किलो, गरीब आदमी बेचारा रो रहा है। एहतशाम जी होर्डिंग, जी जी, जखीरा अंदोजी, क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग, जी, क्रॉस छोटे से छोटे दुकानदार से लेके बड़े से बड़े सूटार तक हर बंदे को पता है कि मैंने ये जखीरा अंदोजी करके इस अवाम में से खून निकाल लेना है। तो माफिया पे हाथ डालना चाहिए फिर चीनी के हवाले से भी, आप समझते हैं? सर वकीलों को चाहिए था कि इनके खिलाफ एक कॉल देते, चाहे उसमें फिर आपकी पार्टी के हेड जो है जहांगीर तरीन साहब, उन्हीं का नाम ही क्यों ना आ जाए, क्योंकि उनका नाम आता रहा बाय द वे। वैसे पहले जो कमीशन की रिपोर्ट्स थी उसमें जहांगीर तरीन का नाम आता है। गुजारिश है एहतशाम जी, मेरी पार्टी नहीं, मैं हमारे कबाइल की मिसाल है कि अगर मेरे वो बाप मरे हुए वालिद की बाप को कब्र से भी निकाल के उसको भी पूछना पड़े, पूछो, हम उस पर भी खामोश होंगे। पार्टी छोड़े, मेरे लिए मुल्क आगे है कि मेरे लिए क्या चीज आगे है, हम हाजिर हैं उस एहतसाब के लिए। चलिए, मैंने सहर साहिबा की तरफ जाना है, लेकिन सहर साहिबा हैव टू टेक अ क्विक ब्रेक। ब्रेक के बाद सहर साहिबा की तरफ आते हैं और ये जो एहतसाब, वो कड़ा एहतसाब, इंतखाब से पहले कड़ा एहतसाब जो बात की है रोकड़ी साहब ने, इस पे पीपल्स पार्टी क्या कहती है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू सवालनामा। सहर कामरान साहिबा, आप सुन रही थी, रोकड़ी साहब कहते हैं कि कड़ा एहतसाब होना चाहिए इंतखाब से पहले और फिर उसके बाद इंतखाब होना चाहिए। आप पीपल्स पार्टी क्या समझती? एहतसाब में बहुत मुख्तसर कवर करूंगी, इलेक्शन, बिजली, एहतसाब और स्मगलिंग। ठीक है, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि तारीख गवाह है कि जब भी इन्हिराफ किया है आइन से तो नई मुश्किलात खड़ी हुई हैं। ठीक है, एवरी टाइम सेम स्टोरी विद द न्यू कैरेक्टर्स, इसका हमें कभी जो है ना माजी में फायदा हुआ है ना अभी होगा। पर मैन्युफैक्चर्ड नैरेटिव बना के हम ये सोचें कि कोई चीज बेहतरी हो सकती है, नहीं हो सकती। ठीक है, बिल्कुल स्मगलिंग रोकनी चाहिए। आई वुड वेलकम, क्योंकि आर्मी चीफ की कमिटमेंट है, जो उनका बयान है, बॉर्डर सर्विलेंस बढ़नी चाहिए और ये पाकिस्तान के अवाम का हक है कि उनके वसाइल का जायज जो है फायदा उनको पहुंचना चाहिए, ना कि सरहद पार जो है स्मगलिंग को। बिल्कुल बॉर्डर सर्विलेंस बढ़ाई जाए, क्योंकि देखिए ये तो नहीं कह सकते कि चीनी या डॉलर जो है वो किसी पुड़िया में बंद के करके या कैमोफ्लेज होके या चुमंतर होके चले गए। डेफिनेटली कोई रूट इससे होते होंगे, कोई ट्रांसपोर्टेशन का निजाम होगा, उसकी सर्विलेंस, उसकी चेकिंग होनी चाहिए। बीती जो है, मैं समझती हूँ कि वापडा को एक शदीद किस्म की जो है इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है कि ये देखा जाए कि वो लोग जिनको फ्री यूनिट दिए जा रहे हैं उनकी क्या परफॉर्मेंस ऐसी है, क्या वो बिजली की थेफ्ट को रोक रहे हैं, क्या वो सही है। अच्छा, ये सिंध में क्या हुआ है? सिंध में जो ये कहते हैं कि हवाओं का रुख बदल गया है, जरदारी साहब भी दुबई जाके बैठ गए, बिलावल साहब भी दुबई में ही है मेरे ख्याल में, तो ये सिंध में क्या हो रहा है? जी, मैं आपको बिल्कुल बता रही हूँ कि सबसे पहली बात ये है कि यहाँ पर दुरुस्तगी वहां से करें ताकि आवाम को रिलीफ जो है वो मिले। मेरा अपना बिल जो है 58,000 हुआ है, मैं अगले महीने बिल नहीं दे सकती। तो ठीक है, हमें अपने जो है लिमिटेशन को देखना होगा और मैं समझती हूँ निगरान हुकूमत से बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं, लेकिन ये देखना चाहिए कि उनके पास ना अवामी सपोर्ट है, बहुत मुतबर नाम होंगे, टेक्नोक्रेट्स होंगे, एक्सपर्ट्स होंगे, ना उनके पीछे पार्लियामेंट खड़ी है। मैडम, अगर हमारे जो अवामी नुमाइंदे हैं ना, मैं माजरत के साथ आपका बड़ा एहतराम है, लेकिन अगर हमारे जो अवामी नुमाइंदे हैं जिन्होंने 3-3, 4-4 दफ़ा इस मुल्क पे हुकूमत की है, जिन जमातों ने, उनके नुमाइंदे रहनुमा अगर आके बोलें कि निगरान हुकूमत से बड़ी एक्सपेक्टेशंस हैं, तो फिर अवाम का तो अल्लाह ही हाफ़िज़ है, क्योंकि अवाम को एक्सपेक्टेशन होती है अपने अवामी नुमाइंदों से जो इंतखाब के जरिए।
मैंने बात ये कही है कि उनसे ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रखना दुरुस्त नहीं है। अच्छा, मोतबर नाम होंगे अपने अपने मैंने ये कहा है कि दुरुस्त नहीं होगा, क्योंकि उनके पीछे ना अवामी सपोर्ट खड़ी है ना पार्लियामेंट खड़ी अच्छा, है। ठीक है, महदूद I stand इख्तियारात corrected. हैं, डे टू डे बिजनेस उन्होंने डे टू डे बिजनेस उन्हें चलाना है। हमारी जो है वो तारीख का अलमिया ये है कि हर दौर के बादशाह को ऐसे ठग जरूर मिल जाते हैं जो उसे बताते हैं कि आपने खुशनुमा लिबास देवतन किया है और खुशामदी वाबा करते हैं, और जो अवाम है जो वो जो है खामोश रहती है खौफ से कि कुछ कहा ना जाए। अब उस बच्चे की तलाश है कौम को जो बता सके कि बादशाह बेलिबास है। जिस दिन हमने हकीकत पसंदी से अपने हालात का जायजा लिया तो हम यकीनन पाकिस्तान को बेहतरी की राह पे गामजन। अच्छा, मुझे बताएगा, आपने हुकूमत वफाकी हुकूमत खत्म होने के बाद, सिंध हुकूमत खत्म होने का, जरदारी साहब और बिलावल साहब दुबई जाके क्यों बैठ गए? जी, मैं आपको बिल्कुल उसी का जवाब दे रही थी। पिछले हफ्ते हमारी सीईसी की मीटिंग हुई है और हमारी पूरी क़यादत कराची में मौजूद थी, ठीक है? और हमारी अगली सीईसी की मीटिंग लाहौर में होगी जिसमें पूरी क़यादत मौजूद होगी। तो दे हैव टेकन अ शॉर्ट ब्रेक, वो गए हैं। आपको देखिए, बात ये है कि हर शख्स के साथ कुछ रिश्ते भी जुड़े होते हैं। उसकी कुछ अपनी उनकी बेटी है वहाँ पर, ठीक है? ही गॉट। तो आप ये कह रहे हैं कि वो वापस आ जाएंगे अगली मीटिंग से, सीसी की अगली मीटिंग से पहले आप कह रहे हैं वो वापस आ जाए? ठीक ठीक। ये बिल्कुल लाहौर में सीसी की मीटिंग है। फिर हम तो देखिए, हम तो इलेक्शन की तैयारी में है। पीपल्स पार्टी के ऊपर जो उंगलियां उठा रहे पीपल्स पार्टी ने परफॉर्म किया है। बदतरीन बारिशों और सैलाब के बाद उन्होंने रिहेबिलिटेट किया है लोगों को, उनको जिंदगी की तरफ दोबारा लेकर आए हैं। बल्कि हमने जो है उनको घर भी डैमेज जो है बना के दिए, घरों की मिल्कियत भी दी है। अगर वफाकी सतह पे भी आप देखें तो जो वजारतें पीपल्स पार्टी के पास थी, चाहे वो वजारत खारजा थी, चाहे वो मौसमियाती तब्दीली की वजारत थी, चाहे वो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम था, हम पाकिस्तान के लिए खड़े हुए हैं। और ये कहना कि जी अगर हम बोलें कि जी आईनी मुद्दत में इलेक्शन करते हैं तो हम किसी चीज, हम कोई पाकिस्तान के खिलाफ हो गए, नहीं, पाकिस्तान के लिए कह रहे हैं हम इस ठीक है, मैं जरा डॉक्टर हुमायूं साहब से, हुमायूं साहब, ये जो बात हो रही है आपके इंतखाब से पहले एहतसाब, पीटीआई इसको कैसे देख रही? देखिए, मेरे लिहाज से जो सबसे बड़ा एहतसाब होता है ना, वो तो आवाम खुद करती है, वो आवाम आपको वो करती है। लेकिन जब हम बात करते हैं करप्शन की, जब हम बात करते हैं रिसोर्सेज विदाउट बियॉन्ड आपके मीन से जो आपके बनते हैं, उसका होना चाहिए। लेकिन उसका प्रोसेस है, प्रोसेस उसका ये है कि आप फाइल करते हैं, आप कोर्ट में केस करते हैं, वो कोर्ट से चलता है। सवाल ये उठा है, जब रोकड़ी साहब कहते हैं कि एहतसाब होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, करेगा कौन? अगर आप ये समझते हैं कि ये इंस्टीट्यूशन, एक इंस्टीट्यूशन जो इस्टेब्लिशमेंट जिसको कहते हैं, अगर वो करेगी तो वो गलत है, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर भी बहुत सारे सवालात उठते हैं। आपके कितनी ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोगों ने गलत की है माजी में, क्या उसका भी एहतसाब होगा? क्या बाकी चीज़ों का भी एहतसाब होगा? तो मेरे लिहाज से अगर आप एहतसाब करते, बिल्कुल करें, सबका करें। उसके लिए आप एक ऐसा कमीशन बनाए, ऐसा एम्पावर्ड जुडिशल कमीशन बनाए, ऐसा एम्पावर्ड कमीशन बनाए जिसके ऊपर किसी को एतराज़ात ना हो, जिन्हों के अपने काम, उनकी माजी में कोई ऐसा काम ना हुआ हो कि जिसमें एतराज़ात उठे हुए और उनका माजी बिल्कुल साफ हो। आप वो बिल्कुल उठा के करना शुरू कर दें और उनको जो वो बताएं, जैसे फॉर एग्जांपल महमूद रहमान कमीशन था, उसको आप उठा के कर लेते ना, उसमें पकड़ के देखते कि क्या हो रहा है। इसके अलावा और जो बाकी के इतने कमीशन हुए हैं, आप अब ये जो शुगर रिपोर्ट की कमीशन हुई थी, देखिए शुगर रिपोर्ट जब आया था, पीटीआई के दौर में आया था और इसी तरह ही स्मगलिंग हुई थी और एक्सपोर्ट हुआ था और गलत, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वाहिद गवर्नमेंट थी जिन्होंने उसके ऊपर उठा के एक कमीशन बिठा दिया और उसे कहा तुम बताओ इसके अंदर मसला क्या है। उन्होंने क्या चीज़ें बताई है? उन्होंने सबसे पहले बताया कि ये जो शुगर माफिया है ये क्या करते हैं, ये स्ट्राइक करते हैं। मैं आपको बता दूंगा डेफिनेशन माफिया एंड में है कौन, ठीक है? अच्छा, वो क्या करते हैं, वो स्ट्राइक करते हैं, शुगर की प्राइस को
कंट्रोल करने के लिए। फिर नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ प्राइस कैसे करते, वो बिल्कुल गलत है, किसी को नहीं पता कैसे करते। अच्छा, फिर उसके बाद क्या है, ये परचेज जो करते हैं, ये अगर 100 परचेज करते हैं तो ये एक्चुअली 400 कर रहे होते हैं, 300 को ये लिखते ही नहीं है, वहां पे एवेजन करते होते हैं। अच्छा, उसके बाद 2017-18 में मुख्तलिफ पार्टियों ने अपने ही लोगों को स्पेशल सब्सिडीज दी गई थी। ये सब बातें जब दोबारा हुई तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, इन स्पाइट ऑफ के हमारे साथ ऐसे लोग बैठे हुए थे कि जो कि शुगर ओनर्स थे या उस सिस्टम का हिस्सा थे, उन्होंने उसकी परवाह किए बगैर की और यहां पे डिफरेंसेस आ गए। लेकिन बताया क्या गया, अच्छा अब उन्होंने बताया कि ये पूरा माफिया जो है ये शुगर मिल ओनर्स है, दरमियान में उन्हीं के लोग हैं जो कि इंटरमीडिएट या मिडिल मैन करते हैं, और एंड में जो एक्सपोर्टर्स हैं और जो जहां पे स्मगलिंग हो रही होती है, इन सब का नेक्सस एक है। और ये लोग हैं कौन? ये लोग हैं शरीफ फैमिली, ये है जरदारी फैमिली, ये है जहांगीर तरीन और उनके साथ हैं, ये खुसरो बख्तियार हैं, ये निशात वाले हैं, ये सारे। अच्छा, एक और मजे की बात ये, इन्हीं लोगों के पावर पॉइंट्स भी, वो इंडिपेंडेंट पावर प्लांट्स भी हैं, ये उसमें भी यही माफिया है, उसमें भी यही लोग, जहां पूरी दुनिया में 0.14 सेंट के लिहाज से बिजली के प्रोडक्शन होती है, यहां पे इन लोगों के साथ जो डीलिंग की गई है वो 14 सेंट्स के ऊपर की गई है। आप जुल्म देखिए 14 सेंट्स के ऊपर, मतलब मेरे साथ का जो मुल्क है उसको बिजली मिलती है 7 रुपए या 8 रुपए, हमें बिजली मिलती है 75 रुपए पे। हम किसी और के साथ क्या कंपीट करेंगे? अब इन लोगों को कौन, अच्छा फिर एक और बात कर लेते हैं, अब इनको पकड़ना शुरू करें ना, हम कहां से करेंगे? इसके अंदर बहुत सारे लोग हैं, इसके अंदर बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस भी आ जाते हैं, इसके अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। जब आप खोलना शुरू करेंगे तो फिर बात जब निकलेगी दूर तलक जाएगी। अच्छा, मैं एक और बात बता देता हूं, 1320 मेगावाट का एक पावर प्लांट लगा है जो कोल का लगा है, ठीक है, वो कहां लगा है? साहिवाल में लगा है। उसके ऊपर जो मजे की बात यह है कि लगा साहिवाल में, कोल पहले कराची उतरेगा, कराची से साहिवाल आएगा और फिर जाएगा। ये पूरा प्रोजेक्ट इतना गलत है कि इसके अंदर मुल्क को 160 बिलियन रुपीस का नुकसान हुआ है। इसके ऊपर आप पकड़ना शुरू करें ना। अच्छा, जब आप ये सारी चीजें करने शुरू करेंगे तो है, तो मेरी नजर में हमें करना क्या चाहिए फ्यूचर में? हमें करना ये चाहिए कि हम ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन के साथ जो गलत, अब वो करना क्या चाहिए उसकी तरफ भी आते हैं, लेकिन क्योंकि आपने बहुत सारी बातें कही हैं और उसमें आपने बहुत सारे लोगों का नाम लिया है और रोकड़ी साहब की सियासी जमात के हेड जहांगीर तरीन साहब का नाम भी लिया है आपने, तो मैं चाहता हूं कि वो भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर दे दें। जी रोकड़ी साहब। एहतशाम जी, ये इंक्वायरी हुई FIA की PTI के दौर में, इंक्वायरी सबमिट हुई और उस इंक्वायरी के ऊपर काम किसने करना था? उस गवर्नमेंट ने और उनकी एहतसाब ब्यूरो ने, और शहजाद इनका एक था उस वक्त एहतसाब को तमाम को लीड कर रहा था। क्या किया इन्होंने फिर उसके बाद, उस इंक्वायरी के बाद एहतसाब कहाँ गया? KP का कंप्लीट एहतसाब जो ब्यूरो था उसको मुअत्तल किसने किया? गवर्नमेंट कितना अरसा रही? किसने क्या एक्शन लिया? मैंने लेना था, एहतशाम आपने लेना था, किसने लेना था? आज कौन बात कर रहा है किसके ऊपर? और जब गवर्नमेंट थी तो उस वक्त क्या किया उसकी कोई बात नहीं करेगा। मैं वापस बात को लेके आता हूँ कि हम फिर कहते हैं कि कबाइल की एक मिसाल है कि मेरा वालिद भी कब्र से निकाल के लटकाना पड़े, लटका दो, एहतसाब करो, हम तो इस पर भी राजी हैं। अब इसके बाद भी कुछ रह जाती है, एज ए पॉलिटिशियन हम तमाम अपने आप को पेश करते हैं, हम एहतसाब के लिए राजी हैं। दूसरी चीज ये कह रहे थे एहतसाब करती है अवाम, अवाम एहतसाब करती है तो फिर आप भी छोड़ दें, तमाम अदालतों को भी खत्म कर दें, अदालत इंसाफ भी फिर अवाम करेगी, फिर कानून भी अवाम चलाएगी। एहतसाब अवाम नहीं करती होती, इदारे करते होते हैं। एहतसाब का आपके पास एक बहुत बड़ा इदारा मौजूद है और जिस इदारे को हमने हमेशा पॉलिटिकल मकासद के लिए गवर्नमेंट्स में आकर इस्तेमाल किया, हमें उस इदारे को मजबूत करते हुए क्यों ना आज हम ये कहें कि एहतसाब का इदारा अमल करे। कौन कह रहे कि एस्टेब्लिशमेंट एहतसाब करेगी? FIA मौजूद है। कौन कह रहे कि एस्टेब्लिशमेंट करेगी? अदालतें मौजूद हैं, तमाम चीजें मौजूद हैं। और मुझे बहुत उम्मीद है जो नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आ रहे हैं, जैसे वो मेरे ख्याल में इनकी तमाम उन शराइत पे पूरा उतरेंगे और हमें पूरा एतबार है। मुझे तो सुप्रीम कोर्ट और इन तमाम कोर्ट्स के ऊपर मान होना चाहिए कि ये उस तमाम
लिजिटिमेट प्रोसेस को ना सिर्फ सपोर्ट करेंगे बल्कि ऐसी अदालतें भी स्पेशल बनाने में मुआवन होंगे कि ये काम करना चाहिए। क्यों ना किया जाए, पहले हम ये बात करें, क्यों किस काम को बुरा क्यों कहा जाए, होना चाहिए। एहतशाम जी, मेरा जवाब तो ये है। बिल्कुल ठीक है। सैर साहिबा, ये एहतसाब की जब बात हो ही रही है तो सुप्रीम कोर्ट में नैब की तरमीम जो हुई हैं पिछले दौरे हुकूमत में, जिससे इस्तिफादा बहुत सारे लोगों ने किया और एक नाम आसिफ अली जरदारी साहब का भी है उसके अंदर, कि एहतसाब अदालत से वो रेफरेंस उनका वापस हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के आज के रिमार्क्स हैं कि वो अपनी रिटायरमेंट से पहले कोई फ़ैसला सुनाएंगे। अब वो फ़ैसला क्या होगा ये तो कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता अभी इस वक्त, लेकिन यह है कि अगर वो तरमीम में से कुछ शिकें ऐसी सुप्रीम कोर्ट कह देती है कि वो उनकी नज़र में आइन से मुताबिकत नहीं रखती या मुनासिब नहीं है, तो उस सूरत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो लीडर हैं आसिफ अली जरदारी साहब, उसके नताइज उनके सामने भी आ सकते हैं। तो ये जो तरमीम हुई हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट इनको या इनमें से कुछ शिकों को स्ट्राइक डाउन करती है तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए काबिल कबूल होगा या इसके ऊपर भी कोई सियासत होगी? बात ये एहतशाम, इस वक्त तो जो नैब तरमीम है उसके सबसे बड़े बेनिफिशरी जो है वो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन है कि उनको 90 दिन के रिमांड पे नहीं रखा गया। आसिफ अली जरदारी मेरे ख्याल में सबसे आसान हदफ है और कोई पहली दफा नहीं, मेरे ख्याल में बगैर किसी कन्विक्शन के उन्होंने आधी जिंदगी तो यही जेल और ये सब जो है ना इसी चीज में गुजार दी, एक मिलिशियस प्रोपेगेंडा। बात यह है कि अगर शवाहिद है तो आप उनको ले आते हैं, क्या उनको जो है बगैर किसी कन्विक्शन के गिरफ्तार नहीं रखा गया? उनको गिरफ्तारी के दौरान जो है वो उनकी इंसुलिन जो है वो खराब हो गई, उनको रेफ्रिजरेटर की सहूलत नहीं दी गई, उनको जो है ईद की नमाज नहीं पढ़ने दी गई। फरियाद ताकू साहिबा को जो है ईद की रात जो है वो जेल मुंतकिल किया गया जेल मैनुअल के खिलाफ। मैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब से सिर्फ एक मुतालबा करती हूँ, देखिए आप ये एक दफा तारीख में अपना नाम लिखा दें। ये जो फातिमा का केस है ना, उस बच्ची का, ठीक है, जो कि जिसके साथ ज्यादती हुई और उस 8 साल बच्ची की डेथ हो गई, उस केस का सुओ मोटो ले लें। ये जो एक आसिम सोमिया आसिम साहिबा जिनको जो है वो सिविल जज साहब जो है वो अदालत के सामने पेश नहीं हुए रिजवाना के केस के अंदर, उसको अदालत से जो है वो जमानत मिल गई है, उस पर कोई एक्शन लेने। ये जो आवाम जो है जो आपकी तरफ देखते हैं इंसाफ के लिए, उनको इंसाफ देते हैं। ये जो रिमार्क्स है ना, बहुत एहतराम में अदलिया का डर भी लगता है मुझे कि किस चीज से जो है वो कंटेंट हो जाए। कानूनदान मैं नहीं हूँ, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि जो मामला जो कि हमें हमारी सोसाइटी को अफेक्ट करते हैं उनकी बात करें। अगर आप तारीख में नाम लिखाना चाहते हैं, हम बहुत सी बातें भूल जाएंगे, हम गुड टू सी यू भी भूल जाएंगे, हम ये भी कह देंगे कि आप गेस्ट हाउस में ठहराएं। बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। तैर साहिबा, डॉक्टर मायूस साहब और रोकड़ी साहब, आप तीनों मेहमानों को बहुत इशू ये है कि खासकर व्हेन इट कम्स टू पॉलिटिक्स तो अक्सर पॉलिटिशियंस की जो मेरिट की डेफिनेशन है वो अपनी अपनी होती, और जो असल कोई डेफिनेशन है उसको एडमिट करना सबके लिए काफ़ी मुश्किल होता है। बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें। अल्लाह।